सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो के अंदर प्रोत्साहन के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि प्रोत्साहन किसे कहते हैं और प्रोत्साहन के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, प्रोत्साहन अभिप्रेरणा का ही एक भाग है, यानी कि कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। वैसे प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं, मौद्रिक और अमौद्रिक। कर्मचारी की अपने कार्य के प्रति अभिरुचि बनी रहे, साथ ही उनकी कार्य क्षमता में निरंतर वृद्धि हो, इस उद्देश्य से इकाई को अपने कर्मचारी से अधिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस प्रेरणा को ही प्रोत्साहन के नाम से जाना जाता है। अपने को प्रोत्साहन की व्याख्या याद रखनी है। 1 नंबर की व्याख्या है, बोर्ड में कई बार आ चुकी है कि प्रोत्साहन किसे कहते हैं। तो सिंपल और सरल व्याख्या है कि कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति अभिरुचि बनी रहे, साथ ही उनकी कार्य क्षमता में निरंतर वृद्धि हो, इस उद्देश्य से इकाई अपने कर्मचारियों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस प्रेरणा को ही प्रोत्साहन के नाम से जानते हैं। प्रोत्साहन कार्य को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति करता है। प्रोत्साहन से कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि होती है, कर्मचारी को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्राप्त होती है। जैसे कि अपने ने बताया कि प्रोत्साहन के 2 प्रकार हैं, एक है मौद्रिक और दूसरा है अमौद्रिक। सबसे पहले बात करते हैं मौद्रिक प्रोत्साहन की। मौद्रिक प्रोत्साहन कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें पहला है लाभ में हिस्सा, दूसरे नंबर पे है सहसाझेदारी, नंबर 3 पदोन्नति, नंबर 4 बोनस, नंबर 5 कमीशन, नंबर 6 इनाम और नंबर 7 सलाह एवं सुझाव। सामने अमौद्रिक प्रोत्साहन भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसमें पहला है नौकरी की सुरक्षा, कार्य के मूल्यांकन और सम्मान, नंबर 3 दायित्व सौंपना, नंबर 4 सलाहकार, नंबर 5 कल्याणकारी प्रवृत्ति और सुविधाएं और नंबर 6 अन्य प्रोत्साहन। इस प्रकार से कुल 7 मौद्रिक प्रोत्साहन है और कुल 6 अमौद्रिक प्रोत्साहन है। अपने प्रत्येक की चर्चा करते हैं कि मौद्रिक प्रोत्साहन में किस प्रकार से मुद्रा की प्रोत्साहन कर्मचारी को दिया जा सकता है और किस प्रकार से अमौद्रिक प्रोत्साहन द्वारा कर्मचारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। दोस्तों, बोर्ड की एग्ज़ाम में 5 नंबर का प्रश्न आता है कि प्रोत्साहन का अर्थ बताकर मौद्रिक और अमौद्रिक प्रोत्साहन की चर्चा कीजिए, अथवा खाली कोई एक भी पूछा जाएगा कि मौद्रिक प्रोत्साहन की चर्चा कीजिए अथवा अमौद्रिक प्रोत्साहन की चर्चा कीजिए। बोर्ड में अपने को जितना पूछा जाए मात्र अपने को उसी का जवाब लिखना है। तो शुरुआत करते हैं मौद्रिक प्रोत्साहन की। तो मौद्रिक प्रोत्साहन योग्यता और कुशलता वाले कर्मचारी या श्रमिकों के लिए वरदान स्वरूप है। प्रश्न में मौद्रिक प्रोत्साहन की व्याख्या भी कई बार आती है कि मौद्रिक प्रोत्साहन किसे कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा, नाम के अनुसार परिभाषा कि जो प्रोत्साहन मुद्रा पर आधारित है उसे मौद्रिक प्रोत्साहन के नाम से जानते हैं, क्योंकि मौद्रिक प्रोत्साहन से कर्मचारी के उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। कर्मचारी की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। प्रगतिशील और व्यावसायिक दृष्टिकोण वाले इकाई के मालिक अपनी इकाई में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को निम्नलिखित रूप से मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। पहला है लाभ में हिस्सा। इकाई को प्राप्त होना अधिक लाभ नियोजक और कर्मचारी के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। लाभ में से निश्चित भाग श्रमिकों को मुद्रा के स्वरूप में वेतन के अतिरिक्त चुकाया जाता है, जिसे लाभ में हिस्सा कहते हैं। कई बार 2 नंबर में प्रश्न आता है या 1 नंबर में प्रश्न आता है कि लाभ में हिस्सा किसे कहते हैं।
तो इकाई में होने वाला प्राप्त लाभ नियोजक और कर्मचारी का संयुक्त हिस्सा है। श्रमिकों को वेतन के अलावा मुद्रा स्वरूप में अतिरिक्त रकम जो चुकाई जाती है उसे लाभ में हिस्सा के नाम से जानते हैं। दूसरा है सहसाझेदारी। कर्मचारी या श्रमिकों को इकाई की मालिकी, संचालन और लाभ के विभाजन में साझेदार बनाया जाए तो उसे सहसाझेदारी कहते हैं। ये भी एक नंबर में आ सकता है। सहसाझेदारी किसे कहते हैं? तो मालिकी, संचालन और लाभ के विभाजन में सहसाझेदार बनाया जाए श्रमिक को तो उसे सहसाझेदार कहते हैं। कर्मचारी या श्रमिकों का इकाई में सहसाझेदार बनने से इकाई के मालिक को उत्पादन, वृद्धि और औद्योगिक शांति प्राप्त करना सहज हो जाता है। तीसरा मुद्दा है दोस्तों पदोन्नति। कर्मचारी की उनके वर्तमान पद से उच्च लाभदायी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया को पदोन्नति के नाम से जानते हैं। ये शब्द से आप अपने पहले ही भी परिचित हो चुके हैं, जिससे कर्मचारी के अधिकार, दायित्व और कर्तव्य में वृद्धि होती है। पदोन्नति के कारण कर्मचारियों की कार्यशक्ति और उत्साह में भी वृद्धि देखने को मिलती है। नंबर 4 पर है दोस्तों बोनस। वर्ष के अंत में निश्चित होते लाभ में श्रमिकों का योगदान होता है। इसलिए बोनस के कानून के अनुसार प्रतिवर्ष गिने जाते लाभ में से अमुक प्रतिशत कर्मचारी को वर्ष के अंत में बोनस के रूप में चुकाया जाता है। 5वां है कमीशन। इकाई के मालिक विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से विक्रय लक्ष्यांक और इन लक्ष्यांकों के संदर्भ में अलग अलग कमीशन दर निश्चित करते हैं। विक्रय के साथ जुड़े हुए कर्मचारी द्वारा सिद्ध किए गए विक्रय के अनुसार मालिक की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप में वित्तीय प्रतिफल दिया जाता है, जिसे अपने कमीशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक एक नंबर के लिए खास ध्यान रखिएगा। कमीशन किसे कहते हैं, बोनस किसे कहते हैं, पदोन्नति किसे कहते हैं, सहसाझेदारी किसे कहते हैं, लाभ में हिस्सा किसे कहते हैं, इनाम किसे कहते हैं। सभी प्रश्न एक एक नंबर में कई बार आ चुके हैं। तो इनाम की बात किया जाए तो इकाई में कार्यरत कर्मचारी या श्रमिकों के असाधारण कार्य या कार्यशैली को ध्यान में रखकर इकाई की वार्षिक सभा, सम्मेलन या विशिष्ट समारोह आयोजित करके इकाई के स्वामी की ओर से जब किसी कर्मचारी या श्रमिक को उसकी सेवा के बदले नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र या पदक देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए तो कर्मचारी के उत्साह, जोश और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। 7वां है सलाह एवं सुझाव। कर्मचारी उत्पादन कार्य के साथ निरंतर जुड़ा हुआ होता है। वह उत्पादन प्रक्रिया को अधिक अच्छी और कार्यक्षम बनाने के लिए सलाह और सुझाव इकाई के मालिक को देता है। ये सुझाव उत्पादन की लागत को कम करने में सहायक होता है। ऐसी सलाह एवं सुझाव देने के लिए कर्मचारी को मौद्रिक प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार कुल 7 मुद्दे मुद्राकीय प्रोत्साहन के हैं। अब अपने को बात करनी है अमुद्राकीय प्रोत्साहन के बारे में अथवा अमौद्रिक प्रोत्साहन। जो प्रोत्साहन मुद्रा आधारित नहीं होते ऐसे प्रोत्साहन को अमौद्रिक प्रोत्साहन के नाम से जानते हैं। अमौद्रिक प्रोत्साहन भी कर्मचारी या श्रमिक के कार्य उत्साह में वृद्धि करता है, उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें पहला है नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारी को मात्र वेतन प्राप्त हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इकाई में उसकी नौकरी भी सुरक्षित रहे यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होने से कर्मचारी को कार्य उत्साह में वृद्धि होती है, वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है
जिससे इकाई की उत्पादन में वृद्धि होती है। कर्मचारी को एक बार नौकरी की सुरक्षा प्राप्त हो जाए तो वो अपना कार्य सही ढंग से कर पाता है। दूसरा है कार्य का मूल्यांकन और सम्मान। जो कर्मचारी इकाई द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यांक समय पर और मितव्ययतापूर्ण कार्यक्षम रूप से पूर्ण करते हैं, ऐसे कर्मचारी का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, जिससे ऐसे कर्मचारी तो प्रोत्साहित होते ही हैं, साथ ही साथ जो कर्मचारी कम काम करते हैं उन्हें भी अधिक काम करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो कार्य के मूल्यांकन का सम्मान करके भी कर्मचारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तीसरा है दायित्व सौंपकर कर्मचारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो कर्मचारी को कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों या अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण या मार्गदर्शन देने का विशेष दायित्व सौंपा जाता है। दायित्व सौंपने से कर्मचारी के विश्वास में वृद्धि होती है और अधिक अच्छा कार्य करने की उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है। मान लो कोई अधिकारी है, उसे दूसरे कर्मचारी को कुछ कार्य सिखाने के लिए सौंपा जाए तो वो अपने आप को गर्व का अनुभव करता है, गर्व का महसूस करता है कि भाई मेरा काफ़ी महत्वपूर्ण है इकाई में। तो ऐसे कुछ काम सौंप कर भी जो है कर्मचारी या अधिकारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है और उनके कार्य में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 4 पर है परामर्शता। जब कर्मचारी श्रेष्ठ कार्यशैली या सातत्य दीर्घ समय तक बनाए रखे तब उनके अनुभव का लाभ देने के लिए कार्य संबंधी नीति के निर्माण में उनकी सलाह ली जाती है। ऐसा हो तो कर्मचारी स्वयं को इकाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसा अनुभव करता है और ऐसा मानता है और वो प्रोत्साहित होता है। परामर्शता दोस्तों दूसरा शब्द है सलाह। तो कर्मचारी की सलाह ली जाती है, उससे परामर्श किया जाता है कोई भी निर्णय लेने में, जिससे वे अपने आप को इकाई का महत्वपूर्ण अंग समझता है, जिससे वे प्रोत्साहित भी होता है। 5वां है कल्याणकारी प्रवृत्ति और सुविधाएं। कर्मचारी के लिए की जाने वाली कल्याणकारी प्रवृत्तियां और दी जाने वाली सुविधा भी कर्मचारी को प्रोत्साहित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। कर्मचारी को वेतन के अलावा स्वास्थ्य सेवा, सस्ती कैंटीन की सुविधा, पुस्तकालय की सुविधा, वेतन सहित का अवकाश यानी कि छुट्टी, खेलकूद और मनोरंजन की प्रवृत्तियाँ, इसके अलावा कार्य के दौरान प्रशिक्षण और असंख्य कल्याणकारी प्रवृत्ति का लाभ कर्मचारी को इकाई में दिया जाता है, जिससे कर्मचारी का धैर्य, उत्साह, कार्यक्षमता से अपना कार्य करते हैं। बात करते हैं 7वां, तो 6ठा माफ़ कीजिएगा, अन्य प्रोत्साहन। तो उपयुक्त प्रोत्साहन के अतिरिक्त कर्मचारी को कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं, जिसमें आवास की सुविधा का समावेश होता है, जीवन बीमा की सेवा, बच्चों की शिक्षा की फीस, पुस्तकें, घर से इकाई तक आने जाने के वाहन की सुविधा आदि बातों का समावेश अन्य प्रोत्साहन में होता है। तो कुल 7 मुद्रा के प्रोत्साहन और कुल 6 अमुद्रा के प्रोत्साहन। दोस्तों दोनों अपने को तैयार करना है सही ढंग से। 5 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक नंबर के लिए भी सिंगल रूप से प्रश्न आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।